सुप्रभात। देखिए छात्रों, आज हम 8वां गद्य पाठ सुनो किशोरी इसे देखने वाले हैं। इस गद्य की लेखिका का नाम आशा रानी होरा है। सबसे पहले हम लेखिका का परिचय देखेंगे। यहाँ यह श्रीमती आशा रानी होरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले के तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक रूप में छपते रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित है। आपका निधन 2009 में हुआ है। अब यह आशा रानी होरा जो है, उन्होंने अपने साहित्य में विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित किया है और इसके साथ साथ उनका चित्रण करते हुए वर्तमान नारी जो है, तमाम नारी वर्ग के सामने उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है और अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ कुछ इस प्रकार है। भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्र सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक पत्रकार आदि। विधा परिचय। अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखाजोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। अब यह एक पत्र है और जिस प्रकार हम भी पत्र देखते हैं, भेजते हैं, अपने मित्रों का, रिश्तेदारों का पत्र हमें आ जाता है, तो एक पत्र विधा है। एक नए रूप में यहाँ उन्होंने पेश किया है। अब यह पाठ परिचय देखिए। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं चिंताओं का समाधान एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। अभी आपको मालूम है कि यह किशोर अवस्था जो होती है, किशोर अवस्था में जब यह लड़की या किशोर अवस्था पाती है या अवस्था में आती है, तब एक द्विधा स्थिति उनकी होती है। सही गलत कौन सा निर्णय लेना चाहिए यह वह नहीं ले पाती है और कभी कभी भावनाओं के आवेश में आकर वह कभी कभी गलत निर्णय भी लेती है। तब किशोरियों को सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए और इसीलिए उन्होंने उनकी जो भी दुश्चिंताएँ हैं या जो भी बुरी चिंताएँ हैं उनका समाधान उन्होंने किया है। वह समाधान उन्होंने एक माँ के रूप में मार्गदर्शन किया है। एक अंतरंग सहेली, अंतरंग का अर्थ होता है घनिष्ठ सहेली के रूप में उन्होंने मार्गदर्शन किया है, या एक मार्गदर्शिका के रूप में उन्होंने किशोरियों को मार्गदर्शन करने का काम उन्होंने किया है। किशोरियों के हृदय में झाँक कर मित्रवत उन्हें उचित अनुचित, करणीय अकरणीय का बोध कराया है। अब यह आशा रानी होरा जो है, उन्होंने यह जो किशोरियाँ हैं, तमाम किशोरियाँ जो है उनके हृदय में झाँक कर मित्रवत, बिल्कुल एक मित्र की तरह, एक सहेली की तरह उनने समझाने की कोशिश की है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन बातों को समझाने का काम आशा रानी होरा जी ने किया है।
हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। अब यहाँ देखिए, हमारे देश या पूरी दुनिया में अगर सबसे नंबर 1 पर अगर कौन सा कल्चर है तो वह हमारा भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज की यह नई पीढ़ी जो है, खास करके यह किशोर किशोरियाँ जो है, वह पश्चिमी देशों से आ रहा जो मूल्य है, जो संस्कार है, उसका वे अंधानुकरण करती जा रही है। अंधानुकरण का अर्थ होता है बिना सोचे समझे अनुकरण करना। यानी जो भी है, जो मूल्य हम आत्मसात कर रहे हैं, जो संस्कार हम आत्मसात कर रहे हैं, क्या वह उचित है, क्या वह सही है, क्या उसे स्वीकारना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, इसके बारे में कुछ भी वे सोचते नहीं है। बिना सोचे समझे उसका अनुकरण करना, इसका अर्थ होता है, यानी इसके लिए अंधानुकरण कहा जाता है। और आज की पीढ़ी वही कर रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपरा को कालबाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। और हमारे देश की संस्कृति इतनी महान संस्कृति होने के बाद भी यह किशोरियाँ या यह नई पीढ़ी के लोग जो है, लड़की लड़कियाँ जो है, वे उसे कालबाह्य मान रही है, उसे त्याज्य मान रही है। त्याज्य यानी त्याग करना, उसका त्याग कर रही है और उसकी अवहेलना यानी उपेक्षा कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। और यह युवक युवती जो है, वह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है। और आत्मनिर्भर बनने की इस होड़ में वे जीवन के प्रति उन्होंने अपना दृष्टिकोण ही बदल डाला है। बिल्कुल विवेकहीनता उसमें आई है। विवेकहीनता जो है यानी भले बुरे का ज्ञान न होना। विवेकहीनता, विवेक यानी भला, अच्छा विचार, लेकिन ये विवेकहीनता उसमें अच्छा बुरा क्या है यह नहीं समझ पाती है। और जल्दबाजी में वह निर्णय ले रही है, और जिसके कारण यह नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य, जीवन का जो सौंदर्य है, वह नष्ट हो रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतार कर स्वीकारना होगा। यहाँ लेखिका ने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपरा यानी भारत की जो परंपराएं है, जो संस्कृति है, और संस्कारों को भूमि पर उतार कर, यानी ये जो धरती पर उतार कर या वास्तविकता का ज्ञान हमें करना होगा और उसके आधार पर उसे स्वीकारना होगा। अब हम गद्य को देखना आरंभ करते हैं। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वो पसंद आई। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो, वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी, वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन, यह संकोच कैसा। अब यहाँ यह आशा रानी होरा जो है, वह उनकी जो पुत्री है, बेटी है, उनका नाम है सुगंधा। उसे कहती है सुनो सुगंधा, क्योंकि उनकी बेटी ने अपनी माँ को यानी आशा रानी होरा को पत्र भेजा था। वह पत्र पाकर उन्हें बड़ी खुशी हुई थी और उन्होंने कहा कि तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है। अब यह दो तरफा अधिकार की बात यानी दो तरफा का अर्थ होता है दोनों तरफ से, दोनों ओर से, वो पसंद आई है। और बेशक का अर्थ है निसंदेह। बेशक यानी निसंदेह। यहाँ यानी बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो, वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। और उन्होंने कहा कि देखिए, आपका पत्र मैंने पढ़ लिया,
पत्र पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी हुई, आनंद हुआ। लेकिन हाँ, निसंदेह जहाँ जिस बात से, यानी जो भी कोई बात है, जिस बात से तुम्हारी असहमति है, यानी जिस बात से तुम सहमत नहीं हो, वहाँ तुम्हें अपना मत रखने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार का प्रयोग पर। यानी अगर कोई बात है उस पर आपकी असहमति है, यानी वह बात आपको पसंद नहीं है, उस बात से आप सहमत नहीं है, तो ठीक है, वहाँ पर तुम्हारा यह अधिकार है। मुझे ही, यानी आप अपने अधिकार का अगर प्रयोग करती है तो इस बात से मुझे खुशी होगी, इससे राह खुलेगी। ऐसा करने से क्या होगा? राह खुलेगी। राह खुलेगी यानी मार्ग निकलेगा, कोई ना कोई उसमें से मार्ग निकलेगा और खुलती ही जाएगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी, वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी। और अगर कहीं पर भी अगर आप जरा भी रुक जाती है, रुकती हुई दिखाई देती है, तो वहाँ पर परस्पर आदान प्रदान यानी लेना देना, यानी कुछ बातें मेरी आपको लेनी होगी, आपकी कुछ बातें मुझे लेनी होगी, यानी मुझे आपको कुछ देना होगा, आप मुझे कुछ दोगी। इस प्रकार आदान प्रदान होगा और इससे निश्चित रूप से कोई ना कोई राह, कोई ना कोई मार्ग निकलेगा। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा, यानी जो भी तुम्हारे मन में जो भी सवाल है, जो भी शंका है, जो भी समस्या है, उसे अपनी माँ के सामने रखना चाहिए। माँ से उस बात पर चर्चा करनी चाहिए, उसमें से कोई ना कोई अर्थ निश्चित रूप से मार्ग निकलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। फिर आगे, मैंने तो अधिकार की बात यूँ पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़ा फैलाकर। अब यहाँ आशा रानी होरा जी कहती है कि मैंने अभी अभी जो अधिकार की बात की है, तो वह बात यूँ पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े बड़े सपने देखा करती है। देखिए, आप लोग भी अभी यहाँ कोई ना कोई सपना देखते होंगे। आप कौन सा सपना देखते हैं यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सपना ज़रूर देखना चाहिए कि भाई मुझे जीवन में क्या बनना है। जैसे कई ऐसे छात्र होंगे कि जिन्होंने सोचा होगा मुझे डॉक्टर बनना है, किसी ने सोचा होगा मुझे इंजीनियर बनना है, किसी ने सोचा होगा मुझे कोई बनना है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? सपना देखते हैं। सपना देखना बुरी बात नहीं है। आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को, डायना का अर्थ होता है पंख। डायना का अर्थ क्या है? पंख। हम जो सपना देखते हैं आकाश में, हम यानी यह अपने पंखों के जरिए, सपनों के जरिए, यह सपना रूपी पंख चौड़ा फैलाकर हम क्या करते हैं? आकाश में उड़ते हैं। आगे देखिए, धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर मैं काटना नहीं चाहती, केवल उसकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाए। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रख कर। कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने क्षत विक्षत हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित ही है। अब यहाँ पर पहले कठिन शब्द देखिए, यानी यह कठिन शब्द जो है वह है डायना का तो अर्थो लिख लिया है। डायना यानी पंख। यथार्थ, यथार्थ का अर्थ है सच्चाई, वास्तविकता। बाद में एक मुहावरा है। मुहावरा का अर्थ है, यानी यह मुहावरा जो है धरती पर निगाह रखना। धरती पर निगाह रखना
का अर्थ है वास्तविकता से जुड़े रहना। बाद में है अवांछित। अवांछित शब्द का अर्थ है जिसकी इच्छा न की गई हो। अवांछित का अर्थ क्या है? जिसकी इच्छा न की गई हो। बाद में क्षत विक्षत। क्षत विक्षत का अर्थ होता है बुरी तरह से घायल। अब मैं आपको यहाँ पतंग का उदाहरण देना चाहता हूँ। पतंग होता है, यह पतंग क्या होता है, उसका यानी उसकी डोर वह हमारे हाथ में होती है। वह आकाश की तरफ ऊंचा 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 जाता है, लेकिन अगर वह डोर टूट जाती है तो वह अगर किसी कटीले वृक्ष पर अगर वह यानी गिर जाता है तो उसका शरीर पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाता है, क्षत विक्षत हो जाता है। उसी प्रकार वह अपनी बेटी सुगंधा से समझा रही है, धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डायनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती। यानी वह अपनी बेटी सपना देख रही है, आकाश में उड़ रही है, लेकिन उनकी जो डोर है वह डोर काटना नहीं चाहती है, बल्कि उनकी डोर को वह और अधिक मजबूत बनाना चाहती है कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाए। अगर उन्होंने जो भी बात, जैसे आप भी देखिए, आपने अगर डॉक्टर बनने का सपना पाया है, उसे लेकर आप आकाश में उड़ रही हैं, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन से परिश्रम हमें उठाने हैं, क्या क्या करना है, यह बातें आपको जो बताई जाती है, यह बातें बताना यानी डोर को मजबूत करना। और इसीलिए वह कहती है कि उड़ो बेटी उड़ो। उड़ो का मतलब है आकाश में उड़ना। आकाश में उड़ना इसका मतलब सपना देखना। सपने देखो बेटी देखो, लेकिन सपने ऐसे होने चाहिए कि वे वास्तविकता से जुड़े रहकर होना चाहिए। नहीं तो बहुत से छात्र ऐसे होते हैं, वे सिर्फ सपनों में मशगूल हो जाते हैं। कई तो ऐसे होते हैं यानी शेख चल्ली जैसा सपना वे देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तविकता से जुड़कर हमें यह सपना देखना है। कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने क्षत विक्षत हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं वह जो सपना आप देख रहे हैं उसकी जो डोर है वह डोर न कट जाए। अगर वह डोर कट जाती है तो फिर अपने जो पंख है वह पंख पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। लेकिन आशा रानी जी को एक विश्वास है, भरोसा है अपनी लड़की पर, और वह कहती है कि ऐसा नहीं होगा, तुम एक समझदार लड़की हो, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित ही है। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। अब यहाँ पर निगाह सबको मालूम है कि निगाह का अर्थ होता है, निगाह का अर्थ होता है दृष्टि। निगाह यानी दृष्टि। बाद में परिवेश, आपको मालूम है कि परिवेश यानी परिवार, वातावरण, इस प्रकार का अर्थ है। बाद में जर्जर, जर्जर का अर्थ होता है जो कमज़ोर व बेकार होता है, उसे जर्जर कहा जाता है। अब देखिए, यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। कभी कभी बहुत से लड़के भी ऐसे होते हैं, मराठी में अगर हम कहें, हमेशा कहा जाता है, खायला नहीं दानान मला बाजीराव म्हणा। इस प्रकार की हालत कई छात्रों की होती है। इन्हें
हमारे पैर जो है वह धरती पर होने चाहिए। कई ऐसे लड़के आपने देखे होंगे कि उनकी घर की गरीबी की स्थिति है, लेकिन कॉलेज में आकर वह ऐसा आविर्भाव दिखाता है कि वह कोई कोट्याधीश की औलाद है। वह अपनी हकीकत भूल जाता है। हकीकत को हमें भूलना नहीं है। तो हमारे पैर जो है, हमारी दृष्टि जो है वह जमीन पर भी होनी चाहिए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी कदम आप उठाना चाहते हैं, मैं तो हमेशा छात्रों को यही बताता हूँ कि यानी 10वीं कक्षा तक आप जो भी अपने गांव में स्कूल होता है वहाँ पर आप अपनी पूरा पढ़ाई पूरी करते हैं, कॉलेज के लिए शहरों में आ जाते हैं, या आने के पश्चात यहाँ की चमक धमक की ओर अपना ध्यान आकर्षित हो जाता है, आप उनकी बहकावे में आ जाते हैं और आप अपनी घर की पृष्ठभूमि जो है उस पृष्ठभूमि को आप भूल जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं, सभी ऐसे छात्र हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कई ऐसे हैं। इसीलिए जो भी हमें कदम उठाना है, कदम उठाने के पहले आपको अपना घर, अपने माता पिता को याद करना है। अगर हम उन्हें याद करते हैं तो आपकी समझ में आ जाता है कि मेरे पिताजी यानी सूर्य उदय के साथ साथ वह खेती में काम के लिए चले जाते हैं और सूर्यास्त के पश्चात ही घर पर आ जाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, पसीना बहा बहा कर मेहनत करते हैं, तब कहीं परिवार का गुजारा हो पाता है। मुझे इस स्थिति को बदलना है। जब ये प्रेरणा आपको मिलेगी तो आप निश्चित रूप से गलत कदम नहीं उठाओगे। और इसीलिए यहाँ लेखिका भी यही बताना चाहती है कि तुम्हारे परिवेश का, हमेशा अपने परिवेश का हमें स्मरण होना चाहिए, तुम्हारे संस्कार का। अपने माता पिता ने आपको क्या संस्कार दिए हैं, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं क्या है, उसका ध्यान हमें रहना चाहिए। और मुझ में क्या सामर्थ्य है, मुझ में क्या ताकत है, मैं क्या कर सकता हूँ, यानी ये जो सामर्थ्य है इसके साथ आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, यानी जो पुरानी और कमज़ोर या बेकार ऐसी जो रूढ़ियाँ हैं, यानी यह रूढ़ियाँ कैसे, जैसे बाल विवाह यह रूढ़ी थी, यह परंपरा थी, उसे अब यानी वो बदल गई है, उसे हम लोगों ने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। तो ऐसी जो रूढ़ियाँ हैं उसे तोड़ना है और जो अच्छी परंपराएं हैं उन परंपराओं को हमें स्वीकारना है। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना? नहीं। तो इस अंतर को समझाने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार, अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना है, उसे ज़रूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है, इसलिए। और फिर उन्होंने कहा है कि देखिए परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना? और फिर कहती है कि निश्चित रूप से आप परंपरा और रूढ़ी का अर्थ क्या है वह नहीं समझती है। तो इस अंतर को समझाने के लिए अपने कॉलेज में जो पुस्तकालय है वहाँ से रूढ़ी और परंपरा पर आधारित जो भी किताब होगी वह किताब खोज कर लाना है, उसे पढ़ना है। और यह एक भारतीय लड़की के नाते यह तुम्हारे व्यक्तित्व का एक अटूट हिस्सा बन जाएगा, एक अटूट हिस्सा है, एक आधार है, इसलिए आपको करना होगा। बदलते वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है, पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। अब यहाँ ले अपनाना, अपनाना का अर्थ क्या है? अपनाना यानी स्वीकार करना, आत्मसात करना। अब हम देखते हैं हर साल ये वक्त बदलता जा रहा है, साल की तो बात बहुत दूर की है, यहाँ एक एक दिन बदलता जा रहा है
और इस बदलते समय के साथ नए मूल्यों को भी हमें पहचान कर, नए मूल्य आ रहे हैं उन्हें हमें पहचानना है और पहचानने के बाद ही उसका स्वीकार करना है। और फिर यहाँ आशा रानी होरा कहती है कि पहचान शब्द को यहाँ वह रेखांकित करती है, बिना समझे बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। यानी यहाँ उन्होंने कहा है कि जो भी नया मूल्य आ रहा है उसके बारे में उन्होंने कहा कि उसे बिना सोचे समझे उसका स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि ऐसा अगर हम करते हैं तो फायदे के बदले, लाभ के बदले हमें हानि ही उठानी पड़ती है। आगे देखिए, पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। अब यहाँ पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, जो यानी पश्चिम संस्कृति जो है उसे एक नए मूल्यों के आधार पर हम उसे स्वीकारते हैं, तो ये निश्चित रूप से नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब भी इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। आगे देखिए, समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। अब यह जो परिच्छेद है, इस परिच्छेद में उन्होंने रूढ़ी और परंपरा का अर्थ यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है। लेखिका कहती है कि समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है। रूढ़ी क्या है? यानी समाज को, प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली यह रूढ़ी है, और समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती, यानी परंपरा क्या है वह देखिए, यानी जो मूल्य अब समय के साथ अनुपयोगी हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, तो ऐसे मूल्यों को छोड़ती है और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती है। निरंतर बहती धारा परंपरा है, यानी निरंतर बहती, यानी जो अच्छा है उसका स्वीकार करती है और जो त्याज्य है उसे त्याग देती है, वह है परंपरा, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। और यह परंपरा जो है वह स्थिर नहीं है, रूढ़ी जो है वह स्थिर है। फिर आगे देखिए, यही अंतर है दोनों में, रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील, एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गड़ी रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं, आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भर हरा कर गिरेंगे ही। अब यहाँ पर परंपरा का अर्थ आपको मालूम है, परंपरा यानी प्रथा, बाद में भरसक का प्रयत्न, भरसक जिसका अर्थ पूरी शक्ति से किया गया कार्य, बाद में जर्जर का अर्थ है कमज़ोर, बेकार, यह पहले भी आपने देख लिया है। बाद में भर हरा कर का अर्थ है तेजी से। अभी आपने यह रूढ़ी क्या है और परंपरा क्या है, संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। यानी यह
समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई रीति नीति या रूढ़ी है। और परंपरा क्या है कि जो समय के साथ अनुपयोगी जो मूल्य है, ऐसे मूल्यों को छोड़ने वाली, त्यागने वाली और नए अच्छे मूल्यों को जोड़ने वाली व निरंतर बहने वाली यह परंपरा है। और यह परंपरा और रूढ़ी, इन दोनों के बीच का अंतर है। रूढ़ी क्या है? स्थिर है। तो परंपरा जो है निरंतर गतिशील है, निरंतर बहता निर्मल प्रवाह है, जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता है। अब आपको मालूम है परंपरा, जैसे मैंने बाल विवाह का आपको उदाहरण दिया, एक कालबाह्य है, सड़ा गला वो विचार था, उसे त्याग दिया है और भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है। परंपरा क्या करती है? चाहे वह देशी हो या विदेशी हो, जो अच्छे संस्कार है, जो अच्छे मूल्य हैं, उसे अपने में वह समेट लेती है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक यानी पूरी शक्ति से जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल, यानी वे निश्चित रूप से तेजी से गिरते हुए हम देखेंगे। इस प्रकार की बात उन्होंने समझाई है। फिर आगे देखिए, इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, ज्यों के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते, उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे, वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। यहाँ पर एक मुहावरा लिख लीजिए। मुहावरा है फलीभूत होना। फलीभूत होना का अर्थ है परिणाम निकल कर आना। अब यहाँ लेखिका कहती है कि इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है और ज्यों के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते, यानी जो भी पश्चिमी मूल्य है वह हमारी धरती, हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है, तो यहाँ वे उगाए नहीं जा सकते, उसे आत्मसात नहीं किया जा सकता। उगाएंगे, यानी अगर उगाएंगे तो वे पौधे कभी भी फलीभूत नहीं होंगे, यानी उनका परिणाम जो है अच्छा परिणाम निश्चित रूप से नहीं होगा या अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे। अगर ऐसे पौधे फलीभूत भी हो जाते हैं तो उनके फल जल्दी ही झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे।